Good morning, friends. Welcome back, all of you. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बड़क्कम, अभिनंदन। आप सबों का हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल में। इसका नाम फास्ट रिवीजन वे, रंजीत 430। You know, I already promised you 4 or 5 videos will be published, will be uploaded per day at least for your fast revision. You know, this is very good way where you can listen in your one native language. मैं अपने देहाती भाषा में आपको बेहतरीन तरह से प्रश्नों को पढ़ने, उसे समझने और उसे हल करने के तरीकों के बारे में स्पष्ट करूंगा। आज का वीडियो करंट अफेयर और उससे वर्तमान से जुड़ी जो विभिन्न घटनाएं हैं, उनसे जो विभिन्न प्रश्न बन सकते हैं यूपीएससी और विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए है। तो अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाएं। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, आई मीन लिसन इट वेरी केयरफुली। इकोनॉमिक सेक्शन से है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आक्रामक रुख, जिसको हम लोग अकोमोडेटिव स्टांस बोलते हैं, अकोमोडेटिव स्टैंस अपनाने का निर्णय लिया है। आक्रामक मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं? आक्रामक मौद्रिक नीति से क्या होता है? देखिए, आक्रामक मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जिसमें कि केंद्र बैंक वित्तीय प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए दरों को कटौती करता है, तरलता को कम करने के लिए। ठीक है, अकोमोडेटिव स्टांस लेता है, दरों में कटौती करेगा, तरलता बढ़ाना चाहेगा। तरलता जितना ज्यादा आएगा लोग उतने ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, और पैसे खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो स्वाभाविक है इकोनॉमिक बूस्ट होगा, जो जरूरी है। क्योंकि मंदी जैसी हालात में, यानी कोविड-19 ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था को चौपट किया है, उस चौपट से निकलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक पहले से तैयार है और अकोमोडेटिव रणनीति अपनाने के लिए पूरी तरह से मतलब रेडी है। ठीक है, अकोमोडेटिव पॉलिसी को हम लोग चीप पॉलिसी भी कहते हैं, इसे डियर मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, इजी पॉलिसी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के जो स्पेशल रेट्स होते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, CRR है, SLR है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज है, ऑपरेशन ट्विस्ट है, इस सब के माध्यम से पैसों को मतलब एक तरह से मार्केट में लाया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग लोन ले, ऋण ले, लोगों के हाथों में पैसा आए, लोग अपने डिमांड को बढ़ाएं, अर्थव्यवस्था में एक तरह से मांग बढ़े, मांग बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा तो फिर डिमांड बढ़ेगा, और इस प्रकार से ये इकोनॉमिक बूस्ट करेगी। ओके, इसके जस्ट अपोजिट में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है, जिसको हम लोग संकुचनवादी, ठीक है, जिसमें तरलता को सोखना पड़ता है, अब्जॉर्ब करना पड़ता है। ठीक है, ओके, दैट्स सफिशिएंट फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर योर स्क्रीन। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? भारत में मुद्रास्फीति जो मुद्रास्फीति जो टारगेटिंग बनाया गया है MP मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, वो हमेशा मतलब विफल रहता है। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? So let's start once again. There are something disturbing, so don't worry about that. जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, और उसके बाद मैंने बताया कि आखिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने मुद्रास्फीति टारगेटिंग को लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा विफल क्यों रहती है। तो इसके देखिए दो कारण है। एक तो औसत मुद्रास्फीति किसी भी लगातार 3 तिमाही में, ठीक है, मुद्रास्फीति लक्ष्य की जो ऊपरी सहनशील सीमा है, जिसको हम लोग 6% बोल सकते हैं, उससे हमेशा अधिक रहती है। एक बात है ये, और दूसरा बात है किसी भी लगातार 3 तिमाही की औसत मुद्रास्फीति निम्न सहनशील सीमा है, यानी 2% से भी निम्न रहती है। ये दोनों कारण है, मतलब ना तो ये 6% पे कंट्रोल हो पाती है, ना ये 2% पे कंट्रोल हो पाती है। मतलब जो 4% का जो बैंड बनाया गया है, 2% से लेकर 6% के बीच जो बैंड बनाया गया है, उस बैंड में कभी मतलब बेहतर नहीं कर पाती है। इसलिए मुद्रास्फीति टारगेटिंग लक्ष्य प्राप्त होना बहुत मुश्किल लगता है। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित कारकों को बताया है कि क्या कारण है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य जो है प्राप्त नहीं हो पाता है। इसमें कौन कौन से बाधक है?
तो औसत मुद्रास्फीति जो होती है, जनरल जो मुद्रास्फीति होती है, वो कभी भी किसी भी लगातार 3 तिमाही में यानी 9 महीने में, ठीक है, 3 तिहाई 9 महीना में मुद्रास्फीति लक्ष्य के ऊपरी सहनशील सीमा से अधिक और किसी भी लगातार 3 तिमाही की औसत मुद्रास्फीति निम्न सहनशील सीमा स्तर से नीचे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट से है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान का योग होता है। अगर आपको प्राथमिक घाटा का कंसेप्ट होगा तो आप इसको सरासर सही या गलत बताइएगा, थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा। तो प्राथमिक घाटा, क्या प्राथमिक घाटा से राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान का योग होता है? पिछले ऋणों में इसको शामिल किया जाता है, इसमें पिछले ऋण जो है उसको ऐड किया जाता है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो बिल्कुल दोनों ही कथन बकवास गलत है, क्योंकि ये उल्टा बोल दिया गया है। देखिए, प्राथमिक घाटा निकालने के लिए आपको राजकोषीय घाटा में ब्याज भुगतान को माइनस करना पड़ता है। दैट मीन प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू जो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है, जो राजकोषीय घाटा होता है, उसमें से आप जो ब्याज चुकाए हैं, जो ब्याज का भुगतान किया, उसको हटाइए, तब ना पता चलेगा कि एक्चुअली वास्तव में सरकार ने कितना खर्चा किया है। ठीक है, सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं में संचित ऋणों पर ब्याज जोड़ा होता है। क्योंकि सरकार जो खर्चा करती है उसका जो कुल उधार होता है उसमें तो ब्याज भी तो है इंक्लूड। तो प्राथमिक घाटा उस सीमा को दर्शाता है कि इस तरह की ब्याज प्रतिबद्धताओं ने सरकार को मौजूदा अवधि में कितना उधार लेने के लिए बाध्य किया है। वास्तव में सरकार ने एक्चुअल ऋण कितना लिया है, इस एक्चुअली ऋण को जानने के लिए आपको प्राथमिक घाटा में निकालने के लिए आपको राजकोषीय घाटा से उस ब्याज को हटाइए जो उस उधार को चुकाने में लगा है। पिछले ऋणों को शामिल नहीं किया जाता है। चालू वर्ष के राजकोषीय कार्य करने के लिए सरकार की जो ऋणग्रस्तता में जो शुद्ध वृद्धि है उसको दर्शाता है प्राथमिक घाटा। वित्तीय वर्ष के दौरान राजकोषीय अंतर को कम करने के लिए प्राथमिक घाटे में कमी सरकार के प्रयासों को दिखाती है कि सरकार ने क्या लगातार प्रयास किया है, कि सरकार ने जो ऋण चुकाने के लिए जो लगातार बार ऋण चुकाती है सरकार, उसमें जो ब्याज दिया जाता है वो एक्चुअल ब्याज तो हो सकता है पिछले सरकार का हो, जो अगली इस सरकार को चुकाना पड़ रहा हो। तो एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, कितना आपने लोन लिया, इसके लिए जानकारी के लिए आपको प्राथमिक घाटा निकालना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स बायोंसी। यू नो अबाउट बायोंसी, उछाल जिसको बोलते हैं हिंदी में। जीडीपी में परिवर्तन के सापेक्ष अगर जीडीपी में परिवर्तन हो रहा है तो कर राजस्व में वृद्धि की जो प्रतिक्रिया दर्शाता है। यदि उत्पादन में वृद्धि होती है और उसके परिणाम स्वरूप कर उछाल में वृद्धि नहीं होती है, उत्पादन में वृद्धि हो गया लेकिन कर बायोंसी में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके जनरल कारण तो हो सकते हैं हम लोग तो चोर है, अपने आप को चोर बोलना बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम लोग मतलब जो खास करके जो इनकम जनरेशन अच्छे करते हैं, जिनका 10-12 लाख प्रति महीना कमाई है और वो कहते हैं भारत सरकार से कि मेरी कमाई तो मात्र 2 लाख 3 लाख है, 7 लाख ब्लैक कर दिया। इसका मतलब टैक्स चोरी हो रहा है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। आप लगातार मास्क बेच रहे हैं, सिगरेट बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, सामानों का उत्पादन भी हो रहा है, लेकिन आपका टैक्स में बायोंसी हो ही नहीं रहा है। क्या कारण है आखिर इसके? कारण तो है टैक्स चोरी हो रही है। और दूसरा बात है जीडीपी में हो सकता है उत्पादन में वृद्धि हो रहा है, लेकिन वो गैर कर राजस्व में वृद्धि कर दिया गया, क्योंकि जीडीपी का मतलब ये नहीं होता है कि जो सारे के सारे जीडीपी में उछाल जो होगा वो कर राजस्व से ही होगा। हो सकता है गैर कर राजस्व से उत्पादन हो रहा हो। देखिए, टैक्स बायोंसी सरकार के कर राजस्व में परिवर्तन और जीडीपी में परिवर्तन, मतलब टैक्स के रेवेन्यू में आखिर कितना चेंजिंग हुआ और जीडीपी में जो चेंजिंग हुआ, दोनों के बीच एक रिलेशनशिप बताने के लिए इफ देयर इज ए चेंजिंग इन जीडीपी देयर इज ए चेंजिंग इन टैक्स बायोंसी। ओके, जीडीपी में परिवर्तन के सापेक्ष कर राजस्व वृद्धि की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। जब कर उछाल होता है तो कर में वृद्धि के बिना, मतलब देखिए, देयर इज नो चेंज इन टैक्स रेट बट देयर इज ए चेंज इन टैक्स रेवेन्यू। देयर इज ए नो चेंज इन टैक्स रेट। टैक्स रेट मतलब अगर 4% तो 4% है, अगर इनकम टैक्स रेट 22% तो 22% है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। और उसके कारण अगर उसमें कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ और टैक्स बायोंसी उछल गया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो कुछ तो हो रहा होगा, यानी टैक्स टू जीडीपी रेशियो आपका बढ़ रहा होगा। तो इसे राजस्व वृद्धि कहते हैं। यदि उत्पादन में वृद्धि होती है और उसके कारण कर उछाल में वृद्धि नहीं होती है तो इसका अर्थ 2 हो सकता है कम से कम। एक तो कर चोरी हो रहा है, टैक्स इवेजन बोलते हैं, और दूसरा जीडीपी में गैर कर राजस्व में वृद्धि हो रही है, जैसे कृषि जिसमें टैक्स तो लगता नहीं है तो उसमें वृद्धि हो रही है।
कृषि का क्षेत्र विकास हो रहा होगा तो आप उसमें पैसा समझ चुका है, लेकिन उत्पादन में वृद्धि हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन टैक्स टू जीडीपी रेशियो देयर इज नथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट से संदर्भ में है कि बजट में जो पूंजीगत प्राप्तियां होती है, दो प्रकार का आपको बजट के बारे में जानकारी होगा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, आर्टिकल 112 में इसका जिक्र है। और साथ ही साथ आपको जब उसमें दो प्रकार की प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां होती है, पूंजीगत प्राप्तियां होती है, उसमें फिर उसमें प्राप्तियां में फिर दो प्रकार की प्राप्तियां हैं, कर राजस्व प्राप्तियां है, गैर कर राजस्व प्राप्तियां है। उसी तरह से खर्चा होता है, राजस्व खर्चा होता है, उसका कैपिटल खर्चा होता है। दोनों को ओवरऑल मिला जुला के जोड़ा हटाव करके आपस में जो मिला के जो मिलता है वही तो भारत सरकार का एक तरह से खर्चा है, वही तो भारत सरकार का मतलब एक तरह से बजट है, आय और व्यय का लेखा जोखा। तो देखिए पूंजीगत प्राप्तियों से संदर्भ में क्वेश्चन है, पूंजीगत प्राप्तियां, ये जो कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं, क्या इसमें डिसइन्वेस्टमेंट आता है? कैपिटल प्राप्तियां में क्या डिसइन्वेस्टमेंट आता है? दूसरा है सरकारी निवेश पर ब्याज और लाभांश, सरकारी निवेश पर ब्याज और लाभांश आएंगे। तीसरा है लोक भविष्य निधि से प्राप्त जो फंड है, लोक भविष्य निधि में जो आपने पैसा रखा उसमें जो प्राप्त मिलता है आपको फंड, वो है। और आयकर से प्राप्त राजस्व, क्या ये पूंजीगत प्राप्ति में जुड़ेगा? देखिए आपको कंसेप्ट समझना होगा, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, राजस्व प्राप्तियां क्या होती है। देखिए सरकार की जो प्राप्तियां होती है वो देनदारी, ऐसी प्राप्तियां जो देनदारियों को बढ़ाए, निर्माण करे, ठीक है, जैसे उधार देनदारियों को बढ़ा देता है, आपके ऊपर लायबिलिटीज क्रिएट कर देता है, परिसंपत्तियों को कम कर देता है। जैसे डिस इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आपका पास जो बहुत बड़ा जो एयर इंडिया की एक मालिकाना हक था वो तो चला गया, अगर आपने डिस इन्वेस्टमेंट किया तो पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। जब इस प्रकार जब सरकार द्वारा एक या एक से अधिक देवताओं को बढ़ाकर, देता मतलब लायबिलिटीज को बढ़ाकर या अपनी परिसंपत्ति को बेचकर जो धन मिलता है वो वास्तव में पूंजीगत प्राप्तियां होती है। और ऐसी प्राप्तियां जिससे पूंजीगत प्राप्तियां और क्या जो मतलब एक तरह से जिससे वस्तु का निर्माण हो रहा हो, जिससे विकास होने की संभावना हो, लंबे समय की अवधि का हो, सरकार पर दबाव बढ़ रहा हो, सरकार ने लगातार पूंजीगत प्राप्ति हो, जैसे उधार, लोक भविष्य निधि, लघु बजट में जो जमा है धन, वो पूंजीगत प्राप्तियों के और भी कुछ उदाहरण ले लें, जैसे विनिवेश और ऋण से जो वसूली होती है। अगर अपनी सरकार, जैसे भारत सरकार ने किसी को ऋण दिया तो ऋण पर जो उसको वसूली मिलती है, ध्यान रहे ऋण में मिलने वाला ब्याज पूंजीगत ब्याज नहीं है, वो पूंजीगत वो जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो जाएगा राजस्व में, राजस्व रिसिप्ट में, ठीक है। सरकार द्वारा विनिवेश का अर्थ होता है कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम है, कोई रेलवे है, कोई जहाज है, इसका डिसइन्वेस्टमेंट होने का मतलब है कुछ हिस्सा या संपूर्ण हिस्सा आपने उसको बेच डाला तो आपकी एक तरह से देनदारियां कम हो गई। और जो चीज में देनदारियां कम हो, जिससे आपकी लायबिलिटीज क्रिएट हो जाए, जिसपे आपका बाध्यता हो जाए कि आप उसको चुकाना पड़ेगा, ये सारे एक्सटर्नल जो कॉमर्शियल बोरिंग जो होता है, ये भी तो पूंजीगत प्राप्तियों में जुड़ा है। आपने IMF से लोन ले लिया, हाँ ध्यान रहे, अगर आपको अनुदान मिल गया, आपको उपहार मिल गया, आपको गिफ्ट मिल गया, अर्थात जिस पर आपको लायबिलिटीज क्रिएट ना हो, जिसको आपको चुकाना ना पड़े, जिसमें कोई बाध्यता ना हो, माथा में बोझ ना हो कि हमको चुकाना है, ठीक है, वो भी आप राजस्व व्यय में जोड़िएगा, ठीक है। राजस्व व्यय पूंजीगत प्राप्तियों का जो व्यय होता है या खर्चा होता है या प्राप्ति जो होती है, इससे संबंध में 4-5 ऑप्शन दे देंगे यूपीएससी में और बोलेंगे कौन सा राजस्व व्यय है, कौन सा पूंजीगत व्यय है। इसी प्रकार कौन सा राजस्व प्राप्तियां है, कौन सा पूंजीगत प्राप्तियां है, तो उनका एक कैटेगरीज बना लीजिए और उसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से संबंध में प्रश्न है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होते हैं? आप जानते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सरकारी प्रतिभूतियां, सरकार के द्वारा जो धन उठाया जाता है, धन उधार लेने का एक बेहतरीन तरीका है, मतलब एक ऋण पत्र है। जैसे कि आपने सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी की और जिसको जिसको पैसा जमा करना है, आप ये खाता, ये कागज ले जाइए और एक निश्चित मैच्योरिटी पीरियड के बाद वापस आ जाइए और ले लीजिए। दूसरा है ट्रेजरी बिल, जो है वो दीर्घकालिक उपकरण है, ये लॉन्ग टर्म मतलब टूल्स है जिसके माध्यम से सरकार, जिसकी परिपक्व अवधि 5 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होती है, क्या ट्रेजरी बिल्स। दूसरा दिनांकित प्रतिभूतियां, जिसको डेट सिक्योरिटीज बोलते हैं, डेट सिक्योरिटीज, ये अल्पकालिक साधन है जिसकी परिपक्व अवधि 365 दिन से कम की होती है। और चौथा ऑप्शन है कि बैंक फिक्स डिपॉजिट की तरह जी सिक्योरिटीज टैक्स मुक्त नहीं है, अर्थात इसमें टैक्स, जैसे कि आपको पता होगा बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपने जो पैसा लगाया है, ठीक है, उस पर आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने 10 लाख का खरीद लिया और उस पर जो आपको मिलने वाला जो लाभ है 5 साल बाद या 10 साल बाद, ठीक है, तो उस पर जो आप कमाएंगे उस पर इनकम टैक्स लग सकता है, इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स लग सकता है, जो सरचार्ज होता है, ठीक है, सेस बोलते हैं जिसको। तो मेरे ख्याल से टैक्स पर टैक्स लग सकता है, इनकम टैक्स लगता है, ठीक है, ये तो ध्यान में आप। अब आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, आप मेरे ख्याल से भूल गए होंगे मैंने क्या क्या बताया।
देखिए, सरकारी प्रतिभूतियां सरकार के लिए बहुत ही बेहतरीन उपकरण होता है। ये सरकार को मतलब पैसा उठाने का, बाजार से पैसा उठाने का बहुत ही तरीका है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन में बहुत ही खेल खेल गया है। ट्रेजरी बिल वास्तव में जो होता है वो अल्पकालिक होता है, जबकि डेटेड सिक्योरिटी जो होता है वो 5 से 40 वर्ष के बीच का होता है। और ट्रेजरी बिल जो होता है जनरली वो 91 दिन, उसका डबल 182 दिन, फिर 364 दिन के आसपास का होता है। मैच्योरिटी पीरियड 1 वर्ष से उसका कम भी होता है। ठीक है, ये ट्रेजरी बिल के बारे में है। रही बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिक्स डिपॉजिट में आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको टैक्स देना पड़ता है। फिर से सुन लीजिए एक बार, सरकारी प्रतिभूतियां केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और एक पारंपरिक उपकरण है जिसके माध्यम से सरकार पैसा उठाती है। यह सरकार के ऋण दायित्व की एक पहचान करता है कि सरकार ने कितने ऋण ले रखे हैं। 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। एक ट्रेजरी बिल है जो अल्पकालिक है, जिसकी परिपक्व अवधि जैसा मैंने बताया कि 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन क्या होती है। और दिनांकित प्रतिभूतियां जिसको डेटेड सिक्योरिटीज कहते हैं, कि जिनकी परिपक्व अवधि दीर्घकालिक होती है, जनरली 5 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच का होता है। जैसा कि आपको पता है कि छोटे निवेशक पहले म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या जीवन बीमा कंपनियां द्वारा कुछ मतलब नीतियों का पालन करते हैं, उसके माध्यम से इनडायरेक्ट रूप से जी सिक्योरिटी खरीद सकते, डायरेक्ट नहीं खरीद सकते थे। म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, इनको अगर कैसे जी सिक्योरिटी खरीदने के लिए मतलब बाजार में लाया जाए, तो सरकार ने अभी इसमें परिवर्तन किया है और छोटे छोटे कंपनियों को भी, जैसे म्यूचुअल फंड है, बीमा कंपनियां हैं, इनके जो बैंक है, इनके जो वर्चस्व रहे थे, जो 5 करोड़, जिसकी इकाइयां 5 करोड़ से अधिक की है, उसके आकार में, उसके व्यापार में एक तरह से जो मोनोपोली थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स और दिनांकित प्रतिभूतियां खरीदने में एक तरह से जो मोनोपोली था, उसको तोड़ने के लिए सरकार ने छोटे निवेशकों को भी आमंत्रण दिया है कि आप कम पूंजी में भी चाहे तो व्यापार कर सकते हैं और सेकेंडरी बाजार में आपका जो कोई स्थान नहीं था, अब आपका स्थान है। आइए, आपका स्वागत है। छोटे निवेशक भी आप डेटेड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दिनांकित प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल आप खरीद सकते हैं। अभी नया कुछ मतलब परिवर्तन कराया गया है। जैसा कि आपको बताया कि फिक्स डिपॉजिट की तरह जी टैक्स मुक्त नहीं है। आमतौर पर निवेश सबका सबसे सुरक्षित माना जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए, आप गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार तो निश्चित है बदलेगी या हो सकता है बदल जाए, लेकिन फैल तो नहीं होगी ना, डिफॉल्ट तो नहीं होगी ना, ये तो आपको पैसा चुकाएगी, इसलिए डिफॉल्ट का जोखिम शून्य होता है। हालांकि ये पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं है, ब्याज उतार चढ़ाव तो होता ही है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं है। हाँ, जोखिम लेस जोखिम है, लेकिन जोखिम पूरी तरह से लिखा जाएगा उसमें जोखिम मुक्त है पूरी तरह से, तो ऑप्शन गलत होगा। अगला ऑप्शन है, मतलब अगला क्वेश्चन है पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR। इसके बारे में विचार कीजिए। ये जो CAR इन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति और वर्तमान देनदारियों के संबंध में एक बैंक का पूंजी अनुपात है। दूसरा ऑप्शन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार जो बेसल 3 है, बेसल 3 के नॉर्म्स बैंकिंग रिपोर्ट में निर्धारित भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को CAR प्रतिशत रखने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से CAR के बारे में आप जानते होंगे। CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो रिस्क वेटेड, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट जो होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जिसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात भी कहते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो भी कहा जाता है, जो अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति और जो वर्तमान में जो देनदारियां हैं के दोनों के बीच एक संबंध है, जो बैंक की पूंजी का अनुपात है। वास्तव में बैंक कितना मतलब स्टेबल है, कितना आसानी से लोगों को लोन देता है, कितना आसानी से लोगों को जो लोन लेके रखा है उसको चुका सकता है, रिस्क कितना कम है, कितना ज्यादा है, इसकी माप करने के लिए CAR का इस्तेमाल किया जाता है। CAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो। ठीक है, केंद्रीय बैंक और बैंक नियामकों द्वारा वाणिज्य बैंकों को अधिकतम लाभ उठाने और दिवालिया होने से बचाने के लिए, अधिकतम लाभ उठाइए और दिवालिया मत होइए, दोनों से बचने के लिए इसका निर्धारण किया जाता है। जोखिम भारित परिसंपत्ति के तहत क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को भी ध्यान में रखा जाता है। बेसल नॉर्म्स, यू नो अबाउट दैट, स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक है, उसमें बेसल के जो मानदंड है, अभी वर्तमान में बेसल 3 के जो नॉर्म्स है, जिसमें 8% कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो निर्धारित किया गया है। लेकिन RBI के दिशा निर्देश के अनुसार अभी वर्तमान में बैंकों के लिए, अनुसूचित बैंकों के लिए 9% रिस्क वेटेड एसेट रेशियो यानी CRAR बनाए रखना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम राष्ट्रीय उद्यान से है कि बताना है कि राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का कौन कौन सा हिस्सा है? क्या इसमें नागरहोल आता है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको पता होगा कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये जो बायोस्फीयर जो बताया मैंने नीलगिरी बायोस्फीयर उसके पार्ट नहीं है। लेट्स सी अबाउट इट। देखिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और नीलगिरी श्रेणी में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व है। क्योंकि आपको पता होगा 2012 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर की सूची में घोषित कर दिया है। दिस इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नीलगिरी बायोस्फीयर 2012 वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। इसमें अरलम, मधुमलाई, मुकुर्ती नेशनल पार्क, नागरहोल, बांदीपुर, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ वायनाड और सत्यमंगलम, मधुमलाई, बांदीपुर, नागरहोल, मुकुर्ती, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान सभी के सभी जो है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से हैं, उसके आसपास फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इंग्लिश में बोले हिंदी में बताता हूं, विकास वित्त संस्थान। विकास वित्त संस्थान DFI के बारे में विचार करना है और बताना है कि विकास वित्त संस्थान मुख्य रूप से वाणिज्यिक उधार और आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए जोखिम पूंजी प्रदान करती है। जोखिम पूंजी प्रदान करती है वाणिज्य और आर्थिक विकास के लिए। दूसरा है पूर्व उदारीकृत युग के दौरान, मतलब उदारी LPG के पहले भारत में DFI थे मुख्य रूप से देश के उद्योग के विकास में जुड़े हुए थे। इनका मुख्य कर्तव्य उद्योगों का विकास करना, डेवलपमेंट करना था। और तीसरा है भारत में औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना के साथ ही पहले DFI को आजादी से पूर्व ही स्थापित किया गया था। क्या भारत में DFI की स्थापना आजादी से पूर्व की गई थी? आपको सोचना है, मेरे ख्याल से आप सोच लिए होंगे। जी नहीं, DFI की स्थापना 1948 में की गई थी, अर्थात आजादी के बाद की गई थी। तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। रही बात विकास वित्त संस्थान मुख्य रूप से वाणिज्य उधार नहीं देता है, बल्कि यह आर्थिक विकास के नहीं भी, बल्कि यह उद्योगों के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो सरकार ने नवीनतम जो महत्वाकांक्षी जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के विकास के लिए जल्द ही एक विकास वित्त बैंक की स्थापित करने की योजना बना रहा है। देखिए, विकास वित्त संस्थान DFI जिसे एक ऐसा विकास बैंक कहा जाता है या ऐसा विकास बैंक के रूप में माना जाता है जो एक वित्त संस्थान है जो गैर वाणिज्यिक उधार, ये वाणिज्यिक उधार नहीं देता बल्कि गैर वाणिज्यिक उधार पर आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए जोखिम प्रदान करता है। जोखिम पूंजी आपको कब देगा? जब वो गैर वाणिज्यिक हो, वाणिज्यिक को उधार नहीं देता है। LPG के पूर्व बात करें तो भारत में DFI मुख्य रूप से ये उद्योगों के विकास से जुड़े हुए थे, संलग्न थे। भारत में पहला DFI 1948 में उसका नाम था औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना के साथ चालू हुआ था। बाद में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICI की स्थापना 1955 में विश्व बैंक के समर्थन से की गई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI 1964 में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और उद्योग के दीर्घकालिक वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया था। तो IDBI, ICI की स्थापना ये सब के सब एक तरह से DFI के उद्देश्य को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विदेशी मुद्रा से संबंधित है कि आपको बताना है जो विदेशी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग जो होता है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग जो बाहरी सहायता होता है, वो आपको पता है कि अगर वो अनुदान के रूप में या ब्याज के बिना प्राप्त होता है तो इसे हम मुद्रास्फीति, अगर इसमें सिर्फ मुद्रास्फीति के विचार को हटा दें तो हमें चिंता नहीं है। क्योंकि देखिए, बाहरी पैसा जब आता है तो आपका निश्चित रूप से करंट अकाउंट डेफिसिट जो होगा वो थोड़ा सा घट जाएगा, आप सरप्लस में हो जाइएगा। अनुदान होना चाहिए, लोन नहीं होना चाहिए, ऋण नहीं होनी चाहिए, अनुदान हो, उपहार हो। हाँ, हालांकि बाहरी पैसा जब प्रवेश करेगा तो उससे मुद्रास्फीति की संभावना बढ़ेगी और उस चीज को छोड़ा जाए, मुद्रास्फीति को कंसिडर मत कीजिए। तो आपके जो घाटे का जो वित्त पोषण करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, ये डेफिसिट फाइनेंस करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप बाहरी से भीख मांग लीजिए, उधार मांग लीजिए, उधार नहीं, लोन नहीं, प्रार्थना कर लीजिए, बता दीजिए गरीबी अपनी, आपको अनुदान दे दिया जाएगा मुफ्त रूप में। ठीक है, जब घरेलू बाजार में सीमित मात्रा में धन होता है ना, जब घरेलू बाजार में आप मतलब भारत के मार्केट में अगर बाजार में अगर बैंकों के पास पैसा सीमित है और सरकार ही उसको ले तो फिर कंपनियों के लिए क्या बचेगा? छोटे छोटे MSME उद्योगों के लिए क्या बचेगा? इनके पास तो विकल्प नहीं होगा। अगर थोड़ा पैसा बचा भी है तो वो उच्च इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा।
ब्याज दर बढ़ जाएगी, और ब्याज दर बढ़ जाएगा तो और भी संकट है, क्योंकि आपके पास पैसे की कमी हो सकती है। ऋण का बढ़ जाना, ऋण स्तर का बढ़ जाना, मतलब आप लोग मतलब शॉर्ट में हम समझाना चाहते हैं आपको यही कि इसको क्राउडिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब होता है सरकार जब घरेलू बैंकों से ऋण लेती है ना, तो उसका प्रभाव निजी कंपनियों पर पड़ता है और भी छोटे छोटे कंपनियों पर पड़ता है, जिसका विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट को रोकने के लिए बाहरी अनुदान, बाहरी उपहार आप स्वीकार कीजिए, कोई दिक्कत। हाल के बजट में इस वित्तीय वर्ष में 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा गया है। अच्छा, ये बताइए कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके जो निजीकरण से तो फायदे लॉस तो है ही, डेफिनेटली हर चीज का निजीकरण तो धीरे धीरे हो रहा है। जैसे आपको पता होगा LIC का इनिशियल पब्लिक जो जारी होने वाला है, आप खरीद लीजिएगा IPO, ठीक है। तो 10% अगर इसका मतलब एक तरह से कहे तो निजीकरण होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा उसका। अब कितना परसेंट धीरे धीरे करके बेचा जाएगा, इस तरह से हर चीज का बैंकों का भी निजीकरण हो रहा है। तो किस 2 समिति ने कहा था कि बैंकों, भारत सरकार का जो रोल है उसमें वो जरूरत से ज्यादा है बैंकों में, उसको सार्वजनिक से उसको प्राइवेट बनाइए। तो इसमें एक नरसिंगम समिति थी जो उसने लगभग 33% के बाद बात की थी, और एक था PJ नायक समिति। उन्होंने भी कहा था कि अपना कम से कम 50% तक तो अपना हिस्सा छोड़िए, कितना दिन तक बैंकों को चलाइएगा। सरकार का काम बैंक चलाना और रोटी बनाना और रोटियां छापना नहीं है, बिस्कुट बनाना, ये सब काम कंपनियों के लिए दीजिए ना। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर। आप एक तरह से सिर्फ और सिर्फ एम्पायर की भूमिका निभाइए। हर चीज सरकार अगर करेगी तो फिर हम लोग का डेवलप कैसे हो पाएगा। अब आते हैं जो टैक्स का जो एक तरह से इंडिविजुअल पूल होता है, उसमें परसेंटेज पूछा गया कि कितना किसका परसेंटेज है। 2020-21 में अगर आपने नजर दौड़ाया होगा तो आपको पता होगा जो राजस्व प्राप्तियां होती है, कर राजस्व प्राप्तियां, आई मीन टॉकिंग अबाउट कर राजस्व प्राप्तियां, उसमें कर राजस्व प्राप्तियां में क्या निगम कर ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। दूसरा है कि केंद्र सरकार ने गैर कर राजस्व के तहत जो सिर्फ प्राप्तियां जो ब्याज है और जो लाभांश है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां से जो लाभ मिला है वो गैर, देखिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि गैर कर राजस्व में जितने भी बड़े बड़े टॉप कंपनियां हैं उनसे जो आपको जो प्राप्तियां होती है ब्याज के रूप में, और जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उससे जो होने वाला लाभ है, क्योंकि बहुत से पब्लिक सेक्टर यूनिट है उससे भी तो लाभ मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि आप झूठ मूठ का सरकार मुफ्त में सेवा तो सब चीज का देती नहीं है, उससे उसको लाभ मिलता है। तो ये गैर कर राजस्व है। और टैक्स के रूप में अगर 2 प्रकार का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, उसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स में GST सबसे बड़ा टैक्स है। तो वर्तमान में आपको पता होगा 2020-21 में सबसे ज्यादा भारी उछाल अगर इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में मिला, यानी टैक्स कार राजस्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें था GST का योगदान 28.5% का योगदान था। सरकार की जो आय का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो कर और गैर कर राजस्व होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के रूप में एकत्र किया जाता है। प्रत्यक्ष करों में आय कर, अचल संपत्ति कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर या संपत्ति कर शामिल होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में GST है, सीमा शुल्क है जो एक्साइज ड्यूटी होता है, और भी जो TDS लगते हैं उसमें भी मिलता है। दूसरी ओर गैर कर राजस्व की और दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर के अलावा जो बाकी रह गया उसके द्वारा जो मिलता है, इसके तहत बड़ी बड़ी जो शीर्ष कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनसे जो आपको ब्याज मिलता है, उनसे जो आपको लाभांश मिलता है, जो डिविडेंड बोलते हैं, और उससे जो लाभ मिलता है वो भी तो है, ये गैर कर राजस्व है। 2017 में नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू होने के बाद से अगर देखा जाए, 2017 में GST लागू होने के बाद केंद्र में अप्रत्यक्ष कर संग्रह का प्रमुख स्रोत जो था वो GST था, और 2020-21 में 28.5% राजस्व GST से मिला है। इसके बाद निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स, और उसका फिर व्यक्तिगत कर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस डेटा को, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हो सकता है कि आपको दे देगा कि इनमें से कौन ज्यादा है, या एक तरह से 3 ऑप्शन दे देगा, इसमें सजाने बोल देगा। अगला क्वेश्चन वित्त आयोग से है कि 14 और 15 जो वित्त आयोग के दौरान जो शेष है और जो सरचार्ज है उसमें वृद्धि कर दी गई है। शेष और सरचार्ज दोनों बढ़ा दिया गया है। शेष और सरचार्ज हिंदी में कहें तो उपकर और अधिभार दोनों में वृद्धि की गई है। 2014-15 नहीं बोल रहा हूँ, वित्त आयोग की बात कर रहा हूँ, 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग। दूसरा है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो वितरित राजस्व है उसके विभाज्य पूल में से शेष और अधिभार को शामिल करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोला गया है कि शेष और अधिभार जो होता है वो डिविजन पूल में शामिल नहीं होता है। ठीक है,
तो आपको हम बताते हैं इसके बारे में। देखिए, शेष और अधिभार विभाज्य पुल का हिस्सा नहीं है। विभाज्य पुल क्या होता है समझिए पहले। जितने भी प्रकार के जो टैक्स केंद्र सरकार द्वारा वहित किए जाते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, उठाए जाते हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो, उससे एक पूल बनता है, एक पैसा का खजाना बनता है। उस खजाने में केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा होता है। उसको हम लोग डिविजन पूल बोलते हैं। दिस इज वर्टिकल डिवीजन, जिसमें कि अभी वर्तमान में 41% राज्यों को मिल जाता है। उसके बाद फिर 41% का जो पैसा है, मतलब सपोज 100 रुपया है, तो उसका फिर हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा विभिन्न विभिन्न राज्यों के बीच। उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे उसमें टैक्स एलोकेशन कैसा है, टैक्स का आपने किस तरह से उगाही की है, इकोलॉजी आपका कैसा है, जनसंख्या का वितरण कैसा है, ठीक है। और भी फैक्टर्स है दैट आई फॉरगॉटन, बट यू हैव टू बी गो थ्रू दैट। तो मैंने यही कहा कि अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो 14वां और 15वां वित्त आयोग ने शेष और अधिभार दोनों में वृद्धि कर दी है। और दूसरा बात है कि अगर आपको शेष और सरचार्ज में अगर परिवर्तन करना है तो इसके लिए चूंकि वित्त आयोग का ही तो काम है नहीं, तो इसके लिए संवैधानिक संशोधन गुजारना पड़ेगा, ठीक है। वर्ष तो ये बात तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। 14वां और 15वां वित्त आयोग के दौरान शेष और सरचार्ज दोनों में वृद्धि कर दी गई, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन अबाउट इट। बजट में सरकार ने विनिवेश नीति की शुरुआत के लिए कुछ और भी रणनीतिक क्षेत्रों का मतलब चिन्हित किया है। तो ये जो रणनीतिक डिसइन्वेस्टमेंट है, उनमें कौन कौन सा रणनीतिक डिसइन्वेस्टमेंट के तहत आता है? परमाणु ऊर्जा, जी हाँ बिल्कुल, परिवहन और दूरसंचार, ये भी आते हैं, पेट्रोलियम और कोयला, और बीमा और लाइसेंस, और वित्त कंपनियां जितनी भी है, वित्त सेवाएं जितनी भी प्रदान करती हैं, सभी के सभी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के तहत आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सरकार ने जो विनिवेश की नीति है, रणनीतिक विनिवेश की नीति शुरुआत की है। 4 क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें परमाणु ऊर्जा है, अंतरिक्ष है, रक्षा है, परिवहन है और दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और खनिज, और बैंकिंग, बीमा और वित्त सेवा। ये सभी इसमें न्यूनतम CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स है उसको बरकरार रखा जाएगा, ठीक है। ये रणनीतिक डिसइन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये राष्ट्र सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, और भी बहुत से जो ऊर्जा है और खनिज है और वित्त सेवाएं हैं, ये सभी के सभी रणनीतिक इन्वेस्टमेंट के तहत आएंगे। ओके, दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। इट वुड बी लास्ट एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट कंसंट्रेट ऑन इट, सो आई स्टॉप दिस। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी प्रलोभन मिले कि मैं लगातार इस तरह के वीडियो को बनाता रहूँ। आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू, आई मस्ट ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड सच टाइप ऑफ वीडियोज इन वेरी स्मार्ट वे। आने वाले समय में और इसे अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। और मैं अगर तेज से बात कर रहा हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर आप थोड़ा सा स्पीड को कम कीजिए। आई थिंक दिस इज फास्ट इन सीरीज। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। थैंक यू।